एसपी सर, स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड में। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जल्दी से लाइव आ जाइए ताकि आज वंशागत का आणविक आधार का जो अगला सीरीज है या अगला क्लास है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, जिसका जो नाम सबका स्वागत। तो जल्दी से आ जाइए बच्चे लाइव। गुड मॉर्निंग श्री कृष्ण कुमार केसरी जी, सुबह सुबह आपका नाम। सर, उत्परिवर्तन की क्रिया किस कारण द्वारा होती है बताइए। जीन परिवर्तन के कारण उत्परिवर्तन होता है। परिभाषा में ही लिखा रहता है मेरे बच्चे, जो भी पूछे हो सलमान जी, कि सडन चेंज इन जीन कार्ड म्यूटेशन, मतलब अचानक जीन परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, उत्परिवर्तन कहते हैं। और ये अर्धसूत्री कोशिका विभाजन वाली अवस्था में होता है जब कियाज्मा का निर्माण होता था। कियाज्मा आप लोग पढ़े होंगे लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर में, संलग्नता और जीन विनिमय वाले चैप्टर में, इसी चैप्टर में मतलब हेडिंग में पढ़े होंगे। प्रणाम बच्चा गौरी वर्मा जी, बताइए। वालेकुम अस्सलाम शाहीन परवीन जी, गुरु जी प्रणाम। स्पर्श, हर हर महादेव, सुप्रभात। जल्दी से लाइव आ जाओ बच्चा, जो तब आज शुरू कीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुलेखन पढ़ने की कोशिश की जाएंगे और समझने और लिखने की कोशिश। फिर पढ़ा जाएगा ग्रिफिथ का प्रयोग जो 1928 में चूहों पर किया गया था स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु को लेकर। और तीसरा कोशिश की जाएगी हर्शे और चेज के नियम को पढ़ने की, जिसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ है और कैसे। ठीक है ना, ये पूछता भी है हर्शे और चेज का प्रयोगों के बारे में बताइए, या ग्रिफिथ के प्रयोगों के बारे में बताइए, या अनुलेखन तो पूछता ही है। अनुवादन बहुत कम पूछता है लेकिन अनुलेखन पूछता है। ठीक है ना। नोट्स अभिषेक जी हम लोगों ने उसमें कॉलिंग सेंटर में दे दिया है, उन लोगों को कुछ हाईलाइट करना होगा या कुछ पढ़कर वर्ड देखने होंगे, कुछ गलत ना छपे हो सकता है उसी वजह से लेट हो। बाकी मैं तो दे चुका हूँ ऑब्जेक्टिव में भी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर जी। याद कैसे करें? याद करने की जरूरत ही ना है बच्चे, फिगर बेस्ड बना के बैठ के उसको देखो। अगर बना ले रहा हो स्टेप बाय स्टेप तो स्टेप बाय स्टेप वही लिखना है। साधारण प्रणाम बच्चे। सर इतना जल्दी लाइव क्यों आता है? भाई कोई भी काम टाइम पे करो, समय पे करो, अच्छी बात है। ठीक है ना। चलो सर जी, क्लास चेंज नहीं हो सकता है मतलब CUET कॉमन टेस्ट जो होता है वो एंट्रेंस वाला, उसकी बात कर रहा है क्या बच्चा? उसकी बात कभी और कर ली जाएगी। ठीक, चलो तो आज पढ़ते हैं मेरे बच्चे। सबसे पहले अनुवादन पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन या इसी को कहते हैं अनुलेखन, अनुवादन नहीं, अनुलेखन। अनुलेखन पढ़ने की कोशिश की जाएगी। तो पहले से आप लोगों ने पढ़ रखा है कि डीएनए से आरएनए के बनने की क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यह क्रिया कोशिका के कहाँ, केंद्रक वाले भाग में संपन्न होती है। यह क्रिया कोशिका के केंद्रक वाले भाग में संपन्न होती है। फिजिक्स का पैनल पीडीएफ अभी नहीं गया आनंद सर का, देखो भेज देना। बच्चे कमेंट कर रहे हैं। ठीक, तो इसके पहले मेरे बच्चे आप लोगों ने पढ़ रखा है क्या, छोटी सी कहानी, कि डीएनए से आरएनए बनता है और इसी क्रिया को क्या कहते हो, अनुलेखन कहते हैं। यह क्रिया कोशिका के केंद्रक वाले भाग में होती है। सेंट्रल डोगमा जब आप लोग पढ़ रहे थे या आणविक जीव विज्ञान का मूल सिद्धांत पढ़ रहे थे तब। ठीक है ना बच्चे। देखो बच्चे, देखो डीएनए वाला चैप्टर जो भी है एकदम आराम से पढ़ो। हालांकि ऐसा कोई कमेंट नहीं आता है कि सर थोड़ा जल्दी पढ़ाइए, लेकिन ये मतलब का क्वेश्चन इसमें लिखा है। एक लड़का लिखा सर, चलो छोड़ो यार, क्या ही बताए, वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है बच्चे, वो सब चीज़ें बाद में पढ़ लेना। वो सब चीज़ें जनरल जानकारी के लिए हैं, वो तो कोई भी बता देगा। फिलहाल अपने सिलेबस पे ध्यान दो आप लोग, बाहरी चीज़ों पे अभी ध्यान मत दीजिए। ठीक है ना। चलिए, और ज़्यादातर इस पर फोकस कीजिए, अपने क्वेश्चन आप बाद में पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। चलो बच्चे, तो डीएनए से आरएनए बनता है, इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। अनुलेखन कहाँ होता है मेरे बच्चे? केंद्रक में होते हैं। डीएनए सिंगल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है और डबल स्ट्रैंड डीएनए भी होता है, पर आरएनए सदैव सिंगल स्ट्रैंड होता है, ये डबल स्ट्रैंड नहीं होता। डीएनए 3 से 5 और 5 से 3 दोनों दिशाओं में पाया जाता है, लेकिन आरएनए सदैव 5 से 3 की दिशा में पाया जाता है। ये इतनी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। जय श्री राम बच्चा। हाँ, ओनली बोर्ड एग्जाम बबलू कुमार जी। चलो, तो ये बात आप लोग पहले से पढ़ रखी है। अब इतने ही बातों का हम लोग उपयोग करके अनुलेखन को समझने की कोशिश करेंगे। एकदम आराम से समझिएगा। डीएनए से आरएनए बनता है, इस क्रिया को अनुलेखन कहते हैं। यह क्रिया केंद्रक में होती है। डीएनए हमेशा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड डीएनए दोनों अवस्था में पाया जाएगा, लेकिन आरएनए सदैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वाली अवस्था में पाया जाता है, डबल स्ट्रैंड में नहीं होता है।
दूसरी बात, डीएनए 3 से 5 और 5 से 3 दोनों दिशाओं में हो सकता है, और आरएनए सदैव 5 से 3 की दिशा में होता है। ये बात क्लियर है। और तीसरी बात इसमें एक और याद रखोगे कि डीएनए से आरएनए जब बनेगा तो एक एंजाइम सहायता प्रदान करेगा जिसे कहोगे आरएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज, इतनी बात याद रखिएगा आप लोग, इसको क्या कहोगे, आरएनए पॉलीमरेज। अब इन्हीं सब बातों का उपयोग करके हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनुलेखन। तो इसको हम करते हैं किनारे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है नहीं, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें से हम आप लोगों को समझा लेंगे, ठीक है ना बच्चे। चलो अब आते हैं डीएनए पे। मान लो कह रहा है कि हमारे पास एक डीएनए है, तो डीएनए को हम लोग कैसे बनाते हैं, डीएनए को हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से समझने के लिए, ठीक है ना, समझने के लिए हम लोग बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ये क्या है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है। इसका एक धागा शुरू होगा कहाँ से, 3 से, और ख़त्म हुआ जाकर कहाँ पर, 5 पर, और दूसरा धागा शुरू हुआ 5 से और ख़त्म हुआ कहाँ पर, 3 पर। और ये जो डीएनए है मेरे बच्चे, इसके दोनों धागे किससे आपस में जुड़े हैं, तो जुड़े हैं किसकी सहायता से, हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से। अब इसी डीएनए में हम लोगों को समझाना है किसके बारे में, कि इसमें अनुलेखन की क्रिया हुई और इस डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। तो हमने क्या किया बच्चे, इसको समझाने के लिए डीएनए को थोड़ा सा पलट दिया, खाली समझाने के लिए इसको हमने ऐसे कर दिया, ठीक है ना। है वही संरचना, कुछ बदला नहीं है, कुछ भी नहीं बदला, जैसे पहले था वैसे अब भी है, बस बदल दिया गया है लिखने के लिए। ये 3 था, ये 5 है। ये क्या था, ये तीसरा सिरा है और ये 5वां सिरा है, बस आप लोगों को समझाने की बात है। और ये भी तीसरा सिरा था और 5वां सिरा। ये 5 से ऐसे गया है, 3 पे खत्म हुआ, और ये 3 से ऐसे गया है, 5 पे खत्म हुआ। बात समझ में आ गई। चलो, एमडी सलमान जी, जो एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है उस टॉपिक पे समय देने की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना बच्चे। चलो चलो, गुड मॉर्निंग सर। चलो, कह रहा है कि जब इसमें अनुलेखन की क्रिया होनी होगी तो डीएनए के किसी एक भाग में जहां से अनुलेखन स्टार्ट होता है उस भाग से एक एंजाइम स्रावित होगा जिसे कहोगे डीएनए हेलिकेज। हेलिकेज क्या कहोगे, डीएनए हेलिकेज, जो एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अणुओं के साथ मिलकर इसके बीच के हाइड्रोजन बांड को तोड़ने की क्रिया करेगा। और तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हो, द्रवण कहते हो, या उसी को कल पढ़े थे मेल्टिंग कहते हैं। और जहां से अनुलेखन की क्रिया प्रारंभ होती है मेरे बच्चे, उस भाग को कहते हैं ओरिसी, या रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। जहां से अनुलेखन की क्रिया डीएनए में प्रारंभ हुई उसे क्या कहे, ओरिसी कहते हो या रिप्लिकेशन ओरिजिन कहते हो। क्यों यहां से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि यहां से डीएनए हेलिकेज एंजाइम स्रावित होता है और एटीपी के अणुओं के साथ मिलकर इस भाग में जो नाइट्रोजनस बेस पेयर है उसको तोड़ने का कार्य करता है। अब रही बात क्यों, तो आप लोगों ने पढ़ा है कि डीएनए में जो ग्वानिन और साइटोसिन है इसके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है, और थाइमिन और एडिनिन के बीच डबल हाइड्रोजन बांड होता है। तो जब भी मेरे बच्चे अनुलेखन की क्रिया होगी तो सबसे पहले अगर पूछेगा हाइड्रोजन बांड कहाँ से टूटेगा, तो सबसे पहले हाइड्रोजन बांड टूटेगा कहाँ पर, पी और ए के बीच में। यहाँ से स्टार्ट होगा अनुलेखन की क्रिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल हाइड्रोजन बांड को तोड़ना आसान है किसके मुकाबले, ट्रिपल हाइड्रोजन बांड को। तो जहाँ पर ए और टी रहा होगा, जहाँ पर एडिनिन और थाइमिन रहा होगा, वहीं पर ओरिसी या रिप्लिकेशन ओरिजिन का निर्माण होगा, या वहीं पर डीएनए हेलिकेज एटीपी अणुओं के साथ मिलकर क्या करेगा, कार्य करेगा। जिसके कारण क्या होगा मेरे बच्चे, जिसके कारण होगा क्या कि ये जो डीएनए था, ये जो डीएनए था इसके बीच का हाइड्रोजन बांड क्या होगा, टूट जाएगा। ये जो डीएनए था इसके बीच का हाइड्रोजन बांड क्या होगा, टूटेगा। यहां पे इसके बीच का हाइड्रोजन बांड क्या होगा, टूटेगा, ठीक है ना। इसको एक बार और मिटा लिया जाए, यहां तक मिटा लिया जाए। चलो, इसके बीच का हाइड्रोजन बांड क्या हो गया, टूट गया। और हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया को ही क्या कहा गया था मेरे बच्चे, हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया को ही कहा गया था मेल्टिंग या द्रवण कहा गया था। जिसके कारण डीएनए के इस भाग में जिस संरचना का निर्माण होगा उसे कहोगे प्रोमोटर। प्रोमोटर या इसी को कहा जाता है प्रोत्साहक। क्या कहोगे, प्रोत्साहक। और यहीं से डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया क्या होगी, प्रारंभ हो जाएगी।
ठीक है ना बच्चे। चलो अभी एक बार फिर से इसको सुनो, सीधे सीधे क्या कह रहा है कि अनुलेखन की क्रिया में एक डबल स्ट्रैंड डीएनए के किसी एक भाग से डीएनए हेलिकेज और एटीपी अणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसके कारण इसके बीच उपस्थित हाइड्रोजन बांड टूटने की क्रिया होती है, जिस क्रिया को क्या कहते हैं, मेल्टिंग या द्रवण कहते हैं। यह क्रिया उस भाग में होती है जहां पर ओरिसी या रिप्लिकेशन ओरिजिन साइट या स्थल का निर्माण होता है। जैसे ही हाइड्रोजन बांड टूटता है, टूटने की क्रिया को मेल्टिंग कहते हो, जिसके कारण डीएनए में प्रोमोटर स्थल का निर्माण होता है। और यह दोनों प्रक्रियाएं क्या होती हैं, अनुलेखन की क्रिया का प्रथम भाग होती हैं। प्रथम भाग मतलब अनुलेखन की क्रिया कुल 3 चरणों में पूरी होती है। तो ये उसका पहला चरण है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रारंभन। क्या कहते हैं, प्रारंभन कहते हैं या इनिशिएशन कहते हैं। इनिशिएशन, प्रारंभ या इनिशिएशन कहते हैं। अब बात समझ में आई कि डीएनए अनुलेखन की क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है, 3 चरणों में पूरी है। पहला हो गया इनिशिएशन या प्रारंभन। तो इनिशिएशन में कितना होगा, इतने स्टेप होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की सीरीज आएगी उषा जी, तब उस समय उसको ऑब्जेक्टिव को अच्छे से कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो हर चैप्टर के खत्म होने के बाद हम कम से कम 60-70 ऑब्जेक्टिव तो ले ही लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना है हमको। आप लोगों की सुविधा के लिए, सॉरी कहाँ गया, वो सारा काम किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए कमेंट पढ़ते हैं माधवी कुमारी जी, ऐसा ना है। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, अनुलेखन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। चलिए चलो लिखोगे, अनुलेखन की क्रिया, अनुलेखन की क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है। 3 चरणों में पूरी होती है। इस क्रिया में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, जिसकी पहली क्रिया को क्या कह रहे हो, प्रारंभन। क्या कहते हैं, प्रारंभन। अब प्रारंभन में क्या हो रहा है मेरे बच्चे, इसमें क्या लिखोगे, लिखोगे इस क्रिया में डीएनए के किसी एक भाग पर, किसी एक भाग पर प्रोमोटर स्थल का निर्माण होता है। प्रोमोटर स्थल का निर्माण होता है। प्रोमोटर स्थल का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है ना। बिल्कुल करवा देंगे, ठीक है ना। आगे फिर क्या लिखोगे, प्रोमोटर स्थल का निर्माण होता है जिस भाग से डीएनए हेलिकेज, जिस भाग से डीएनए हेलिकेज तथा एटीपी के अणु आपस में मिलकर एडेनिन और थायमिन के बीच उपस्थित हाइड्रोजन बांड को तोड़ने का कार्य करते हैं, जिसे प्रारंभन कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं मेरे बच्चे, प्रारंभन कहते हैं, ठीक है ना। चलो हाँ अभिषेक सर, समापन कोडान के बारे में बताइए। चलो बहुत अच्छा भैया, यही लक्षण है आप लोगों के। अभी इलांगेशन है बाबू बीच में। दूसरा स्टेप है बच्चे,
दीर्घीकरण जिसको इलॉन्गेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन या दूसरे स्टेप को कहते हैं हम लोग दीर्घीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घीकरण। ठीक, दीर्घीकरण में क्या हुआ था? डीएनए येलो कलर से बनाए थे हम लोगों ने। दीर्घीकरण में क्या हुआ था? ये जो हमारा डीएनए था, जहां पर हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया हुई थी, वहां से डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाएंगे। तो अगर ये 3 से 5 है तो ये रहा होगा 5 से 3, और ये सब के सब किससे जुड़े हैं? हाइड्रोजन बांड की सहायता से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। और दीर्घीकरण की क्रिया में क्या होगा मेरे बच्चे? दीर्घीकरण की क्रिया में डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जाने लगेंगे। और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अकुंडलन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अकुंडलन। और ये लगातार क्या होगा? इधर बढ़ता रहेगा, ऐसे टूटता हुआ कहाँ जाएगा? इस साइड होता जाएगा आखिरी छोर तक। ठीक है ना? प्रोमोटर स्थल बच्चे वह स्थल होता है जहां पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम एटीपी अणुओं के साथ कार्य करता है और क्या करता है? हाइड्रोजन बांड के तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है ना बच्चे? चलिए, कुंडलन मतलब डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से के दूर जाते हैं। अब जो बच्चे 3 से 5 वाला धागा है, ये वाला, इसके सामने डीएनए के छोटे छोटे खंड बनेंगे, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है द्विगुणन की क्रिया के समय। क्या होता है? इसे ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड कहते हैं। ओकाजाकी खंड कहते हैं। और इसी से डीएनए लाइगेज एंजाइम जब स्रावित होता है, इनके बीच में क्या स्रावित होता है? डीएनए लाइगेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? लाइगेज। लाइगेज एंजाइम जब स्रावित होता है तो क्या होगा? ये सब आपस में जुड़कर एक नया डीएनए बना लेंगे। तो अगर ये 3 से 5 था तो ये क्या बनेगा? 5 से 3 बनेगा। और फिर कुछ समय के पश्चात क्या होगी? इसके बीच हाइड्रोजन बांड होगा और ये सब यहीं पे फिर से क्या हो गए? जुड़ गए। लेकिन जो 5 से 3 वाला धागा था, इस धागे में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर होंगे? सी होगा, टी होगा, ए होगा और जी होगा। ये कौन सा धागा है? ये धागा है 5 से 3 वाला। ऊपर वाले धागे की बात हो रही है। ये धागा यहां से क्या होगा? अलग हो जाएगा। किस एंजाइम की सहायता से? तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से, जिसके कारण अगले स्टेप में क्या होगा? डीएनए का ये जो 5 से 3 वाला धागा है, 5 से 3 वाला धागा किसका? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का, जिसमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं? जिसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर हैं वो है सी, टी, ए, जी। मतलब आगे भी और लिख सकते हो, पर वहाँ पे हमें 4 के ही, क्योंकि डीएनए में यही चारों होते हैं। उसके बाद इसी में होता है क्या? अनुलेखन। अनुलेखन, जिसके कारण डीएनए के जिस भाग में कौन सी संरचना है? थाइमिन, इसको विस्थापित करेगा कौन? यूरेसिल। और ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बदल जाएगा किसमें? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में। और आरएनए सदैव किसमें होता है? 5 से 3 में। और इसमें जो नाइट्रोजनस बेस पेयर थे कौन कौन से? सी, टी की जगह पे अब क्या आ जाएगा? यू, ए और जी। और जिस भी सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में जब थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाता है तो उस संरचना को क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहते हैं। और जब आरएनए का निर्माण होता है तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन कहते हैं। अब यहाँ तक था क्या? इलांगेशन। और ये जब टूटता हुआ इधर बढ़ा होगा तो उस क्रिया को हम लोग कहेंगे क्या? समापन। इसको क्या कहते हो? टर्मिनेशन, या इसी को कहते हैं हम लोग समापन कहते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे कर दी, अगला स्टेप बना दें। क्या कहेंगे इसको हम लोग? समापन कहेंगे। क्या कहेंगे? समापन। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई हो तो बताओ। बात समझ में आ गई हो तो बताओ। चल बताओ। हाँ, रिपीट तो कर देंगे। सीटीएजी ऐसे बहुत सारी संरचनाएं होंगी, ठीक है ना? वो तो एक बता रहे हैं कि डीएनए में ये चारों नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं। बस थाइमिन उसकी जगह से यूरेसिल हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ठीक है ना? पॉलीमरेज क्या होता है? पॉलीमरेज एंजाइम है जिसकी सहायता से बनता है। अगर डीएनए से डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है ना? चलो चलो, ठीक है बादल मिश्रा जी। अगर नाम लेने से क्वेश्चन तैयार हो तो हम बैठ के सारे लोगों का नाम ले लें कि तो सारे लोगों का, सभी लोगों का आ जाए। तो दूसरे को क्या कहोगे? दीर्घीकरण। क्या कहोगे? दीर्घीकरण।
करण। मेरे बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोग कमेंट करते रहते हैं मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, आप क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन सब जरूरी है। आप लोग समझ नहीं रहे बच्चे, ये डीएनए रिप्लिकेशन हो या अनुलेखन हो या अनुवाद हो, डीएनए वाला चैप्टर मेरे बच्चे बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। हाँ, समझने पे ध्यान दे रहे हैं मनदीप जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो। आदर्श जी तो सभी कभी से एक ही कमेंट्स दागे हुए हैं, और वो कमेंट उनके दैनिक दिनचर्या से है, तो फिर उसका जवाब तो नहीं दे सकते हैं। चलो ठीक है ना। तो दीर्घीकरण में क्या हो रहा था, डीएनए में अकुंडलन की क्रिया होती है, जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से दूर जाते हैं और ओका जाकी खंड का निर्माण होता है, जो लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जुड़ जाते हैं। तो लिखोगे इस क्रिया में प्रोमोटर स्थल पर इस क्रिया में प्रोमोटर स्थल पर क्या होगा, डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं, जिसे अकुंडलन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अकुंडलन कहते हैं। आगे फिर लिखोगे इसी भाग में ओकाजाकी खंड भी बनते हैं, जिससे डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है मेरे बच्चे। चलो अब अगला स्टेप है हमारे पास, क्या अगला स्टेप है, टर्मिनेशन या समापन। अगला स्टेप क्या है, समापन। तो समापन की क्रिया में क्या होगी, समापन की क्रिया में क्या हो रहा है, जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है 5 से 3 वाला, उसमें जो थाइमिन है वो यूरेसिल के द्वारा क्या कर दिया जा रहा है, विस्थापित कर दिया जा रहा है। किसकी उपस्थिति में, आरएनए पॉलीमरेज की उपस्थिति में, जिसके कारण सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बदल जाएगा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में। गुड मॉर्निंग बच्चा, ठीक है सर हम, अच्छा ठीक है बच्चा, चलो अच्छी बात है। चलो इसमें क्या लिखोगे, इस क्रिया में ठीक है ना, क्या लिखोगे, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण होता है। इस क्रिया में सिंगल स्ट्रैंड डीएनए से सिंगल स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण होता है, जिसके कारण क्या होगा मेरे बच्चे, जिसके कारण सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में उपस्थित थायमिन का यूरेसिल द्वारा विस्थापन कर दिया जाता है। विस्थापन कर दिया जाता है यूरेसिल द्वारा, थायमिन का यूरेसिल द्वारा क्या कर दिया जाता है, विस्थापन किया जाता है। यह क्रिया आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में होती है, एंजाइम की उपस्थिति में होती है, ठीक है ना, जिससे एसएस डीएनए से एसएस आरएनए का निर्माण होता है, अब एसएस आरएनए का निर्माण हो गया मेरे बच्चे, तो जाहिर सी बात है कि क्या, अब बन गया सिंगल स्ट्रैंड आरएनए और अनुलेखन की क्रिया पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। चलो बताओ।
टी क्या है, थाइमिन एक है नाइट्रोजनस बेस पेयर, और यूरेसिल यू है जो उसको विस्थापित करता है या हटा देता है। चलो बताओ, तो ये क्वेश्चन अगर आएगा लॉन्ग आंसर में तो लिख लोगे? हाँ ये लॉन्ग आंसर है गुड्डू कुमार जी, चलिए आपको कमेंट भी आ गया। ठीक है बताओ, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में आएगा तो लिख लोगे? बताइए। बाय बाय बच्चे। चलिए बताइए रॉय जी, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तब आपको इतना लिखना है अच्छे से। हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 100% सलमान जी को समझ में आ गया। 2 नंबर के लिए नहीं है भाई, 2 नंबर के लिए नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम का नाम है जो आरएनए के बनने में सहायता प्रदान करता है, रिलीज होता है डीएनए के 5 से 3 वाले धागे से। ठीक है आदित्य राज जी, वीडियो रुका नहीं है, चल रहा? अच्छा रिपीट कर दें ताकि एक बार बढ़िया समझ में आ जाए। चलो सुनो, ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन की क्रिया कोशिका के केंद्रक वाले भाग में होती है, जिसके कारण डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। यह क्रिया कितने चरणों में पूरी होती है? यह क्रिया 3 चरणों में पूरी होती है, जिसे प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन कहते हैं। प्रारंभन की क्रिया में क्या हो रही है? इस क्रिया में डीएनए के किसी एक भाग में प्रोमोटर स्थल का निर्माण होता है, और इस प्रोमोटर स्थल में जहां से अनुलेखन प्रारंभ होता है उसे ओरिसी या रेप्लिकेशन ओरिजिन कहते हैं। इसी भाग पर डीएनए हेलिकेज एटीपी अणुओं के साथ मिलकर मेल्टिंग या द्रवण का कार्य करता है, जिसके कारण डीएनए के बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? प्रारंभन कहलाती है। तत्पश्चात क्या होगा? इलॉन्गेशन की क्रिया होगी। इलॉन्गेशन की क्रिया मतलब दीर्घीकरण, जिसके कारण डीएनए के दोनों धागे एक दूसरे से क्या होंगे? दूर जा रहे होंगे, और दूर जाने की क्रिया को मेरे बच्चे क्या कहेंगे? अकुंडलन कहेंगे। जैसे ही ये दूर जाएगा डीएनए के छोटे छोटे खंडों का निर्माण होगा और उसे ओकाजाकी खंड कहोगे, जिससे लाइगेज एंजाइम स्रावित होगा, और लाइगेज एंजाइम के स्रावित होने के पश्चात ये दोनों आपस में जुड़कर हाइड्रोजन बांधने के कारण फिर एक नया डीएनए बना लेंगे। लेकिन जो 5 से 3 वाला धागा बच गया उसमें साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन और ग्वानिन 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस पेयर पाए जाते हैं, और उसमें से यदि थायमिन को विस्थापित कर दिया जाए किसी तरीके से तो ये धागा डीएनए न कहला के क्या कहलाएगा? आरएनए कहलाएगा। तो इस क्रिया के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए पॉलीमरेज समापन की क्रिया में क्या करता है? डीएनए के 5 से 3 वाले धागे में से थायमिन को विस्थापित करता है यूरेसिल की सहायता से, जिसके कारण सिंगल स्ट्रैंड डीएनए अनुलेखन की क्रिया के द्वारा बदल जाता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए में, और आरएनए के बनने की क्रिया जैसे ही पूरी होती है इसलिए उसको कहा जाता है समापन, और इस क्रिया को कहते हैं अनुलेखन। चलो बताओ सर, आप बोलते हैं चैप्टर हार्ड है, लेकिन यही चैप्टर सबसे ज्यादा समझ में आया। तो बाबू कितना आराम से पढ़े हो ये भी तो देखो, बताओ इतना आराम से पढ़े हो तब भी तो। कोई बात नहीं, लेट हो गए बच्चा, कोई बात नहीं, एक आध दिन चलता है, पर क्लास को फिर से देखना आराम से। 5 नंबर का क्वेश्चन है, भले एक दिन पूरा ले, आराम से पढ़िए, ठीक है ना? हाँ 5 से 3 ही रह जाएगा बस, नाइट्रोजन और बेस पेयर उसमें से हट गया। तनिषा जी को 200% समझ आया, बाप रे। एटीपी क्या है? एटीपी ऊर्जा का उस उच्च स्तर है जो हाइड्रोजन बांड के तोड़ने के लिए कार्य आता है। ठीक है अभिषेक जी, थैंक यू, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो ये क्रिस्टल क्लियर। आरिफ मासूम जी, यस सर। सर पिछले वाला सर से समझ नहीं आया था। ठीक है यान जी, ऐसा कोई बात नहीं है, टीचर सारे अच्छे होते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहते। हाँ बिल्कुल बनाया जा सकता है शुभन शर्मा जी, ओकाजाकी खंडों को जोड़कर डीएनए को। चलिए हाँ फिंगर बनाना पड़ेगा। ये 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा ऐसे 3+2 तो 3 नंबर फिगर का, 5 नंबर आप 2 नंबर थियरी का, तो दोनों लिखने के पश्चात फिर ये हो जाएगा 5 नंबर का। तो ये फिगर के साथ बनाइएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चा? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, मजा आ गया सर। चलो चलो बच्चा, हाँ चित्र भी बनाना है। चलो इतना आराम से अच्छे से पढ़ा रहे हैं बच्चों को। चलो अब आते हैं बच्चे, ग्रिफिथ का प्रयोग जो 1928 में किया गया था, इसके लिए किया गया था, तो वो जानना ये चाह रहे थे कि हमारे कोशिका के अंदर 600% समझ में आ गया, 1000% हमारे कोशिका के अंदर, बबलू कुमार जी थैंक यू, कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। तो उन्होंने लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो करके दिखा दिया, लेकिन ये नहीं बता पाए कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। फिर उसके बाद आए थे कौन? हर्शे और चेज, उन्होंने सिद्ध कर दिया कि डीएनए ही अनुवांशिक पदार्थ होता है, मतलब उन्हीं ग्रिफिथ के प्रयोग को आगे बढ़ाया और फिर से करके बताया और अच्छे समझाया। तो सबसे पहले ग्रिफिथ ने क्या किया था, इग्नोर नहीं कर रहे हैं बच्चे, पूजा कुमारी जी, ठीक है ना, हाँ आदित्य राज जी, चलो चलो तो ग्रिफिथ का प्रयोग बात की जाए, ग्रिफिथ का प्रयोग, ग्रिफिथ का प्रयोग, ठीक। चलो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग सबसे पहले तो ये जान लो कि किस पर किया था। ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग मेरे बच्चे किया था चूहों पर, चूहों पर और प्लस निमोनिया रोग के जीवाणु पर, निमोनिया रोग के जीवाणु पर, निमोनिया रोग की जीवाणु पर,
निमोनिया रोग के जीवाणु पर। तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया था मेरे बच्चे? तो ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया था चूहों पर और निमोनिया रोग के जीवाणु पर। इस बात को भी क्रिस्टल क्लियर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किस पर किया था। ठीक, चलो। हाँ, और कब किया था? तो 1928 में। कब किया था? तो 1928 में। सर ऐसा वीडियो बनाइए जिसमें बेसिक से फिगर बनाना सिखाया दीजिए। उषा कुमारी जी, आप ही लोगों के कहने पर एक बार यूट्यूब पे मैंने फिगर वाली सीरीज ली थी पहले चैप्टर के, बच्चे देखने तक नहीं आए। सोचो, वो सीरीज आप लोग एक बार देखिए, फिर से वो सीरीज आएगी फिगर वाली, यूट्यूब पे आएगी, आराम से उसको देखिएगा, ठीक है ना। चलो, हाँ चलिए, कोई बात नहीं। आप कह रहा सुनो, ग्रिफिथ ने क्या किया? चूहों को लिया। ग्रिफिथ ने क्या किया? चूहों को लिया। चूहा बना सकते हैं क्या हम लोग? बताओ, चूहा बना सकते हैं क्या? कोशिश की जा सकती है, कोशिश करने में क्या ही हर्ज है। ठीक, चूहा बनाने के लिए कोशिश करने में ही क्या ही हर्ज है। चलो, बन गया चूहा। ये हो गया चूहा बनकर तैयार हो गया। और इस चूहे को उन्होंने क्या किया मेरे बच्चे? इस चूहे को उन्होंने किया इंजेक्शन दिया। किस चीज का? निमोनिया रोग का। ये हो गया चूहा, रैट। और एक जीवाणु है, बैक्टीरिया है। ठीक, एक जीवाणु है, बैक्टीरिया। ठीक है ना बच्चे? ये जो जीवाणु है वो किस रोग का है? निमोनिया रोग का। और इस जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। STREPTO। COCCUS, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो अगर पूछेगा निमोनिया किस जीवाणु के संक्रमण से होता है, तो वो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है मेरे बच्चे? चलो, आप कह रहा है कि ये जो जीवाणु है बच्चे, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक को कहा जाता है यस नस्ल के जीवाणु, नाम सुने हो पहले। और एक को कहा जाता है आर नस्ल के जीवाणु, नाम सुने हो तो बताओ जरा। तो जो बच्चे कह रहे थे कि चलो बताओ, आर और यस का क्या मतलब है? हाँ, आज नहीं आए हैं आशीष राज जी, क्योंकि थोड़ा बुखार था इसलिए आज नहाए नहीं, इसी नहीं तो टीका लगा होता, पूजा किए होते। चलो बताओ, चलो बताओ। कोई बात नहीं, अच्छे से समझ लीजिए। आर और यस का मतलब किसी को पता हो तो बताओ। सारे बच्चे नो सर लिखा है, कोई बच्चा यस सर नहीं लिखा है। ऑप्शन के हिसाब से चलोगे तो चूहा जो कल उसमें ग्रुप में डाला गया था, लेकिन छछुंदर का सबसे ज्यादा होता है, चूहे से ज्यादा होता है। ठीक है ना? चलो अब मैं बताता हूँ। एस का मतलब स्ट्रेन नहीं है, स्ट्रेन तो इसको कहते हो, नस्ल को। अच्छा, पूरा सही लिख दिए हैं, नस्ल। ठीक, यहाँ यस का मतलब है स्मूथ, और आर का मतलब है रफ। ठीक है ना मेरे बच्चे? नस्ल को तो स्ट्रेन कहते हो इंग्लिश में। तो जो एस नस्ल वाला होता है वो होता है हानिकारक। तो एस नस्ल की एक प्रजाति है जिसको कहते हैं एस थर्ड, प्रभेद। प्रभेद को स्ट्रेन कहते हैं बच्चे, जो आप लिखे थे। ठीक है ना? ठीक, और ये क्या है? एस आर सेकेंड, इसकी एक प्रजाति है आर सेकेंड, प्रभेद। ठीक, और मेरे बच्चे ये होता है हानिकारक, हानिकारक। और ये होता है अरोगजनक। अरोगजनक मतलब ये रोग नहीं फैलाएगा, इसमें भी लिख लो रोगजनक, लिख लो रोगजनक, लिख लो। चलो, इतनी जानकारियां इकट्ठा होने के पश्चात हम लोग पहुंचेंगे किस पे? ग्रिफिथ के प्रयोग पे। तो ग्रिफिथ ने मेरे बच्चे अपना प्रयोग किस पे किया? ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग किया चूहे पर और निमोनिया रोग के जीवाणु को लेकर। निमोनिया रोग के जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चे? दो प्रकार के होते हैं। एक
एस नस्ल का होता है, दूसरा आर नस्ल का होता है। जो यस नस्ल का जीवाणु है वो होता है रोगजनक, मतलब वो रोग फैला सकता है क्योंकि वो यस थर्ड प्रभेद का होता है जो कि हानिकारक है। और जो आर सेकेंड प्रभेद का है वो अरोगजनक होता है जो रोग फैला नहीं सकता है, ठीक है ना। निमोनिया पी से होता है, यन से नहीं होता बच्चे, ठीक है ना। हाँ, चिकना और खुरदरा की बात हो रही है, ठीक है। चलो, अब इन्हीं दोनों जीवाणुओं को लेकर उन्होंने इसके अंदर इंजेक्शन से क्या किया, प्रयोग कराया, मतलब डाला। तो सबसे पहले क्या किया उन्होंने, चूहे को लिया, चूहे को लिया, पहला काम क्या किया, और इसके अंदर निमोनिया रोग के जीवाणु को डाला। कौन सा, एस प्रभेद वाला। कौन सा, एस थर्ड वाला प्रभेद, मतलब स्ट्रेन। अब ये तो भैया रोगजनक था जिसके कारण चूहे को निमोनिया हो गया और चूहा क्या हो गया, मर गया। मृत चूहा, मतलब चूहा मर गया किसके कारण, निमोनिया के कारण। इसके कारण क्या हो रहा था, निमोनिया के कारण। किसके कारण मरा, निमोनिया। निमोनिया के कारण ये क्या हो गया, चूहा मर गया। दूसरे केस में क्या किया बच्चे, दूसरे केस में किया क्या कि चूहे को फिर से लिया, एक दूसरे चूहे को लिया, वह पहला चूहा तो मर गया, उसमें आर सेकेंड प्रभेद वाला जो था, प्रभेद वाला जो था, उस जीवाणु को इंजेक्शन की सहायता से डाला तो क्या हुआ, चूहा जीवित था। चूहा क्या था, जीवित था, जीवित चूहा। क्यों, क्योंकि उसको निमोनिया नहीं हुआ। ठीक है ना, निमोनिया नहीं हुआ। ठीक, यहां निमोनिया हो गया जिसके कारण उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, और यहां पर निमोनिया नहीं हुआ तो चूहे की मृत्यु नहीं हुई। ठीक है ना सर, चूहा गलत लिखा है, अच्छा चेहे लिख दिए क्या, चलो ठीक है ना, जिसके कारण उसको निमोनिया नहीं हुआ। तीसरे केस में क्या किया उन्होंने, तीसरे केस में क्या किया कि चूहे, एक चूहे को लिया, कौन से चूहे को, ये जो चूहा जो मरा नहीं था, इसमें क्या किया, इस यस थर्ड वाले को डाला, लेकिन क्या किया उसके पहले, इस जीवाणु को ताप पर गर्म किया, और गर्म करने की वजह से ये क्या हो गया था, मर गया था जीवाणु। अब जैसे ही इसके अंदर इसको डाला गया तो चूहा जीवित रह गया, जीवित चूहा मिला, मतलब जीवाणु को हम लोगों ने क्या किया था, गर्म करके मार दिया था जो हानिकारक वाला था, तो जिसके कारण चूहा कैसा रह गया, जीवित रह गया, मतलब उसको निमोनिया, निमोनिया नहीं हुआ, नहीं हुआ, निमोनिया नहीं हुआ। और चौथे केस में क्या किया उन्होंने, जो सबसे जरूरी था, निमोनिया नहीं हुआ, इसी चूहे को फिर लिया, ठीक, इसी चूहे को क्या किया, फिर लिया, ठीक है ना, जिसके कारण इसको तो डाला ही था उसके शरीर में, एस थर्ड वाला तो उसके शरीर में था ही, जिसको गर्म करके हम लोगों ने मार दिया था प्रभेद को, इसको क्या किया था, गर्म करके ताप पर क्या किया था, गर्म किया था, तो निमोनिया नहीं हुआ था। लेकिन इसके अंदर डाला गया इसको, जिसके कारण निमोनिया फिर नहीं होता है, किसको, आर सेकेंड प्रभेद को, आर सेकेंड प्रभेद को। अब आप लोग ये बताइए कि इस चूहे को निमोनिया होगा कि नहीं, पहले केस में ध्यान से बताना, ह्यूमन पर कर सकते हो, चलो पहले केस में आप लोग एकदम सोच के बताना आंसर कि यस प्रभेद को अगर ताप में गर्म करके चूहे के अंदर डाला जाए जीवाणु को, तो ये चूहे जीवित रहेगा, निमोनिया नहीं हो रहा है, और आर प्रभेद भी डाला गया चूहे में तो जो जीवित रहेगा, तो निमोनिया नहीं हुआ। तो अगर यही दोनों संरचनाओं को, जीवाणुओं को इसके अंदर डाला जाए तो क्या इस चूहे को निमोनिया होगा, बताओ, क्या उस चूहे को निमोनिया होगा, बताओ। नो सर कर रहे हैं धर्मेंद्र कर जी, सैफ जी भी नो लिख रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चे। चलो धर्मेंद्र कुमार जी, और कौन है, प्यागी गुप्ता जी, प्रियांशी गुप्ता जी, नहीं नहीं होगा सर, नो 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 नो, एकदम आंसर भरा पड़ा है, बीच बीच में एक आ रहा है, चलो दो आ गया कि होगा सर। तो जितने लोग होंगे वाले होंगे, चूहा मर जाएगा भाई, चूहा मर जाएगा, मृत चूहा लिखो, इस केस में चूहा मर जाएगा, रीजन बताते हैं, चूहा मृत हो जाएगा, मतलब उसको निमोनिया हो जाएगा, हो जाएगा, निमोनिया क्या होगा, हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है कि जो
इस जीवाणु के लक्षण तो इस चूहे के अंदर है ना, एक बार डाल चुके हो। तो जैसे ही आर प्रभेद वाले को डालोगे तो आर प्रभेद बदल जाता है किसमें, आर थर्ड में। किस क्रिया के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा, रूपांतरण के द्वारा। तो आर सेकंड में बदल जाता है किसमें, आर थर्ड में, क्योंकि इसके जीन इसके में चले जाते हैं, जिसके कारण चूहा निमोनिया से ग्रसित हो जाता है और उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। नस्ल मतलब प्रजाति, जैसे गाय की नस्ल होती है ना, जर्सी, साहिवाल, फिजिशियन, ऐसे करके, वैसे ही चूहों में भी है। ठीक है ना, चूहों में कह रहे हैं, जीवाणुओं में भी है। हाँ, इंजेक्शन से डालना है वो। ठीक है ना, चलो। चूहा मर जाएगा, हाँ। क्यों, क्योंकि रूपांतरण की क्रिया द्वारा आर सेकंड बदल जाता है किसमें, यस थर्ड में। तो उन्होंने कहा कि चूहे के शरीर में कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो उस निमोनिया रोग के लक्षण को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा रही हैं, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा रही हैं, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए कि वो डीएनए ही है जो उनके लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जा रहा है। बात समझ में आ गई। चलो, लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए कि जो चूहा के शरीर में अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं वो डीएनए ही ले जा रहा है, ये क्लियर नहीं कर पाए। तो अगर बात समझ में आ गई हो मेरे बच्चे तो एक बार यस सर लिखो, बताओ। विक्की ठाकुर जी, हाँ। निमोनिया भाई, बुखार क्यों लगेगा, निमोनिया का इंजेक्शन दोगे तो निमोनिया होगा ना, दाल खाओगे तो तुमको चिकन का स्वाद मिलेगा, बताओ। यस सर, यस सर, यस सर। कमेंट आ रहा है शिव कुमार जी। चलिए, ऑब्जेक्टिव आप लोगों के कल कराएंगे, एक दो छोटे छोटे जो टॉपिक और बचे हैं उसको कराने के बाद कल ऑब्जेक्टिव ही कराएंगे, ठीक है ना। हाँ, लिखने को तो लिखेंगे ही। अरे ऐसा नहीं है बबलू कुमार जी। चलो, बढ़िया। डेड बॉडी को लेकर दफना दिए। अब तुम लोग इस एसीपी प्रद्युमन को बोलो ताकि खोद के निकालें और फिर उसको सजा दिलाएं ग्रिफिथ जी को, ठीक है। चल। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, कैसे कहता है यार वो, थोड़ा सा हमको भी याद पड़ा, हे ब्रह्मानंद ये क्या हुआ, गमछा ही खुल गया, पता नहीं कैसे कहता है। चलो, तो लिखोगे ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग, ग्रिफिथ ने अपना प्रयोग, ने अपना प्रयोग चूहों तथा न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग के जीवाणु, रोग के जीवाणु पर 1928 में किया था, में किया था। निमोनिया रोग के निमोनिया, निमोनिया रोग के जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसे जिसे आर तथा यस प्रभेद, जिसे आर तथा यस प्रभेद कहते हैं, कहते हैं। यस प्रभेद के जीवाणु, यस प्रभेद के जीवाणु रोगजनक होते हैं, रोग जनक होते हैं, जबकि जबकि आर प्रभेद के जीवाणु, जबकि आर प्रभेद के जीवाणु अरोगजनक होते हैं, अरोगजनक होते हैं। आगे लिखो, प्रयोगों के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह कहा कि जीवों के शरीर में, जीवों के शरीर में
कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं कुछ ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जो जीवों के लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं लेकिन वह डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है इसकी पुष्टि नहीं कर पाए। चलो इतना तो लिखोगे ही। बताओ। निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। बंजीरा सिंह, इस कथन का क्या आशय है? हे प्रभु राम, हे हरि कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंदी जी, ये क्या हुआ? क्या सवाल आ गया? चलो आज के दोनों टॉपिक अच्छे से क्लियर थे कि नहीं, मुझे ये बताओ, ठीक है ना? रिया पटेल जी पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे, पर डीएनए बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आएंगी, इसलिए इस चैप्टर में कुछ हेडिंग्स में हम पीडीएफ यूज नहीं करना चाहते, ठीक है ना? बस और कोई बात नहीं है। बाकी फिर हम पीडीएफ से आंसर लिख के ले आएंगे, आप लोगों को अपने लैंग्वेज में आराम से दे देंगे, ठीक है ना? कुछ चैप्टर आपके समय लेंगे तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि कुछ बाद में पछतावे के लिए ना रहे कि सर नहीं हुआ, ठीक है ना? चलो जी सर, हाँ सर। नहीं भाई ठीक है, तबीयत बस 101%। 9 शशम से क्या आईडी थी? 9 का क्या मतलब बच्चा, आपने क्या लिखा? हाँ चलो 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 बच्चे, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना? ग्रिफिथ का प्रयोग हो गया था, अब हर्षे और चेज का प्रयोग पढ़ेंगे, और कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कल इस चैप्टर को किया जाएगा खत्म। तो कल मिलते हैं मेरे बच्चे इसी टाइम पे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और जो भी चीज़ें समझ में ना आए उसको कमेंट में, तो यहाँ तो रहेगा नहीं, किसी तरह पूछ लेंगे, बता दीजिएगा। मज़ा आ गया सर? चलो। अच्छा सर, आज का वीडियो पूरा समझ में आया, बस आज थोड़ा पढ़े। हाँ भाई, किसी दिन थोड़ा ही पढ़ लीजिए, क्या दिक्कत है, आराम से हो जाएगा, ठीक है ना? चलो ठीक है, अमन कुमार केसरी जी ले लीजिएगा। चलिए, हाँ क्लियर। चलो कल मिलते हैं बच्चे इसी टाइम पे, ठीक है ना? तब तक के लिए जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और इसको प्रैक्टिस एक बार जरूर कर लीजिए ताकि आराम से समझ में आ जाए, अनुलेखन को भी और ग्रिफिथ के प्रयोग को भी, ठीक है ना? चलो बाय, ख्याल रखना अपना, राधे राधे।